आदिल नजम साहब, सर इसके ऊपर ज़रा रहनुमाई कीजिएगा, क्या वाकई ऐसा है? सबसे पहले तो क्या ईरान से ये थोड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई, जो भी उनको डील ऑफर हो रही थी या जिस तरह भी कह रहे थे अमेरिका वाले, उसके ऊपर मान जाना चाहिए था? मिसकैलकुलेशंस हुई, कई हुई, और ये भी दुरुस्त है कि शायद थोड़ा सा वो झांसा था जो ये न्यूक्लियर टॉक्स थी आखिरी वाली, और उसकी वजह से इजराइल को एक टाइम मिल गया, क्योंकि अगर अमेरिका को पता था, जो यकीनन पता था, तो वो जंग से एक दिन पहले नहीं पता था, उससे कहीं पहले से पता था। लेकिन एक मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि ईरान ने 6 टॉक्स नहीं 50 साल गुजारे। जो ये जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखा ये जाएगा 50 साल से ये चल रहा है। रजीम चेंज की बात जो है शुरू हुई थी जिमी कार्टर के बाद। आप शायद पता नहीं उसमें आपके देखने मैं वाले पैदा पैदा नहीं भी हुई। हुए। सो इन द लॉन्ग एंड ऑफ हिस्ट्री, और जब आप किसी ऐसी मुल्क से और या किसी ऐसी सिविलाइजेशन से कर रहे हैं बात जिसके पास 50-5000 साल है, तो वो तारीख को बड़ी फर्क तरीके से देखती है। एक रजीम चली भी जाए, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि ये खत्म होने वाली नहीं है। ये मार्का खत्म हो सकता है, एक हुकूमत नहीं आ सकती, लेकिन ना यादें खत्म होती हैं, ना मुज़ाहमत खत्म होती है। भट्टी साहब की एक जो खास बात जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा, आजकल क्योंकि हम टीवी पे मैप बहुत देखते हैं इलाके का, तो एक क्योंकि खबरें आती हैं तो साथ नक्शा लगा होता है, तो आपको नक्शे पे नजर आता है कि अगर इजराइल एक छोटा सा डॉट है, उसके इर्द गिर्द जितने ममालिक थे जिससे उसको कभी खतरा था 65 में या उससे पहले, वो एक तरह से या दूसरी तरह से जेर हो गए या शकर हो गए। बिल्कुल। चाहे वो लबनान हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो जो नियरली अब इन्वॉल्व हो गया है, चाहे वो एक हद तक सऊदी अरेबिया हो, नॉट इंटायरली, ऊपर इराक हो, ईरान वाज द वन थ्रेट। आई डू एग्री विद माय कॉलीग्स कि पाकिस्तान का इसमें इम्पैक्ट होगा, लेकिन आई डोंट थिंक वो इम्पैक्ट वो है कि डोमिनोज है कि एक गिरेगा तो उसके बाद अगला गिरेगा। वो इम्पैक्ट किसी और तरह का होगा, क्योंकि जैसे कहा गया पाकिस्तान जो है वो ईरान नहीं है, उसकी मिलिटरली भी फ़र्क है, दूसरी तरीका से भी फ़र्क है, लेकिन खित्ते पे जब हम अमल करते हैं, तो अब अगर ईरान इतना डेस्परेट है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? लेट अस अज्यूम कि अमेरिका आ जाता है, तो फिर वो क्या करेगा? या ये वो कहेगा अच्छा जी खत्म, या ये वो कहेगा कि अच्छा मेरे पास जो माठा मुठा बॉम्ब है मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूँ, डर्टी, वो जो आप स्प्रिंट पता नहीं कर सकता है या नहीं। या वो कहेगा कि बहरे हरमुज जो है वो मेरे पास एक थ्रॉटल रैक है, मैं इसको एस्केलेट करके दूसरे मुल्कों को भी फोर्स कर देता हूँ कि वो भी बीच में आ जाए। या वो कोई अभी वो होप ये कर रहा है कि जो 20% मिसाइल उसके पहुंच रहे हैं वहां इजराइल तक, उनमें कोई ऐसे हदफ को पालेगा जिससे कोई बड़ी चीज हो जाएगी। बट नो ऑप्शन इज अ गुड ऑप्शन, हालात यकीनन बहुत बुरे। देन व्हाट इज अ गुड और बेटर ऑप्शन? इस वक्त तो नहीं नजर आता, इस वक्त नजर नहीं आता। बेटर ऑप्शन ये था कि किसी तरह, लेकिन जो पर्दा था अमेरिका पे, उसका एक फायदा ये था कि अमेरिका फिर एक्ट कर सकता था कि जी हम मीडिएट करके इजराइल को भी थोड़ा पीछे कर देते हैं। इस वक्त मुझे ये नजर नहीं आता कि कौन ऐसा है लेजिटिमेट मीडिएटर। इसलिए मैं चीन और रूस का जिक्र करता हूँ कि अमेरिका ने तो साइड लेके अपने आप को निकाल दिया ना एक तरह से गेम से। बिल्कुल सही। अच्छा नजम साहब, ये भी बताइएगा, अभी हमने यहाँ पे बात की ट्रंप की नाराज़गी, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, फिर ये सजेशन है ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान को इस तरह का करना चाहिए, और आपकी तजवीज़ क्या है? दरवाजे के ऊपर आ गई है, साथ खड़ी है हमसायों में जंग, अगर उस तरह से असर नहीं भी होता तो पाकिस्तान को फिर भी किस तरह से अपने कार्ड्स प्ले करने चाहिए, अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहिए कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहे? देखिए, एक सवाल ये है कि क्या करना चाहिए, दूसरा ये कि क्या कर सकता है। जो असली हमारे लिमिटेशंस हैं वो ये कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो बहुत मुख्तसर है। जो हम कर सकते हैं वो हम अकेले नहीं कर सकते। अगर वो, मेरा भी मैमल की तरह ख्याल यही है कि मुस्लिम उम्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर कोई इस किस्म की अकेले हम नहीं कर सकेंगे, वो या OIC को या दूसरे अरब ममालिक को, क्योंकि वहाँ भी तो तशवीश है ना, वो जितनी उनकी पॉलिटिक्स हो वो भी ये देख रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं अगर कल ईरान गिर जाता है तो फिर हमारे लिए इसका क्या मतलब है। सो अकेले तो हम नहीं कर सकते। जो हम कुछ अकेले कर सकते हैं, आई थिंक हमारा स्टैंड हैज बीन राइट। आवर स्टैंड हैज बीन राइट इन सम वेज। मैं पेशन गोई नहीं करता, ना मेरे पास कोई खबर है, साफी आपके दो सारे बाकी मेहमान हैं, खबर मेरे पास नहीं है, सिर्फ मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि इन अ वे पाकिस्तान अगर कुछ कर सकेगा तो मे बी एक मीडिएटिव रोल कर लेगा। किसी को पैगाम ले जाना होगा ट्रंप के पास। अच्छा। अगर ट्रंप एज मीडिएटर अपने आप को खारिज कर सका है तो कोई पैगाम्बर होगा
सो क्या वो हल कर सकता है, क्या वो किसी तरह कोई रोल प्ले कर सकता है बिटवीन चाइना एंड अरब ममालिक एंड अमेरिका, आई डू नॉट नो। लेकिन उससे ज़्यादा इस वक्त जो है पाकिस्तान को सिर्फ वही करना चाहिए जो पाकिस्तान को हमेशा करना चाहिए, अपने अंदरूनी हालात को मजबूत करना चाहिए, अपनी अंदरूनी यूनिटी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि दुनिया इतनी बिगड़ी हुई है कि अगर ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। तो कुछ और हमने यहाँ फिर देख लिया है कि ताकत उसके पास होती है जिसके पास अंदरूनी मजबूती होती है। सलीम साफी साहब, सर आपने गुफ्तगू भी सुनी, बाकी सबकी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें साथ ये भी कहिएगा। हम जो रजीम चेंज के थ्रेट को इस वक्त तक तो परसीव ही कर रहे हैं, आपके ख्याल में कितना दूर है ये या कितना नज़दीक है रजीम चेंज का थ्रेट? मेरे ख्याल में इतना नज़दीक नहीं है, और उसके लिए अगरचे कोशिशें हो रही है इजराइल की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी और बाकी वेस्ट की तरफ से भी, लेकिन इतना नज़दीक नहीं लगता वो, क्योंकि ईरान से बाहर अगर कोई डायस्पोरा में आवाज़ें हैं तो वो होंगी, या रज़ा शाह पहलवी के बेटे का जो कुछ है वो होगा, नाम अगर सामने आ रहा है। लेकिन ईरान के अंदर इस जंग ने बड़ी यूनिटी पैदा कर दी है, और ओदा पार्टी को, जिसको खुद इस हुकूमत ने बैन कर दिया था, उन्होंने भी इजरायली जारहियत की मजम्मत की है। अच्छा, अभी जैसे आदिल नजम साहब कह रहे थे पहले उसमें कि जो इंटरनल कुछ वेव्स बन रही होती हैं जब इस तरह रजीम चेंज की बातें हो रही होती हैं, बाहर से साजिशें हो रही होती हैं, उसमें आपकी इसके ऊपर ज़रा मुख्तलिफ सोच है। अगर आप उनको कुछ कहना चाहें, जवाब देना चाहें तो। आपने कल कहा था कि आपको नहीं लगता इंटरनली ऐसी कोई भी कोशिश या साजिश हो सकती है। वो वेव्स मौजूद हैं, आदिल साहब ठीक कह रहे हैं, और ख़ुद बहुत सारे लोग ईरान के अंदर ऐसे थे जिनकी अपनी ये जो हुकूमत है इसके बारे में मुख्तलिफ राय भी थी, और कुछ जो मुआशरती पाबंदियाँ थी उस पाबंदियों से भी एक नौजवान तबका उसकी एक बड़ी तादाद तंग थी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इस हमले ने उनके अंदर एक बड़ी यूनिटी भी पैदा कर दी है। ओके। अच्छा आदिल साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, आई नो आपको जाना है तो हम आपको जल्दी छोड़ भी देंगे, बट ये सवाल भी साथ साथ कि ये जो G7 इजलास के बाद एलामिया हुआ है, इसने जो इसराइल के दिफा के हक़ को तस्लीम किया है, ये क्या सिग्नल देता है? मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट सिग्नल है। आई वॉज होपिंग कि G7 से जो भी चीज़ आएगी, और उसमें हमने कई उसके ड्राफ्ट देखे, वो थोड़ी सी ज़्यादा लेवल हेडेड होगी माजी से, सिर्फ इसलिए कि हमने यूरोप में भी खुसूसन देखा एक हल्का सा टिल्ट हो रहा है वापस एंटी इसराइल तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन इसराइल की जो जारियत है गज़ा में, उसके ख़िलाफ़ हमें एक वेव नज़र आ रही है, एंड आई थॉट दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अ वे। ये बड़ा ट्रेडिशनल चीज़ आई है G77 से। एक मैं अगर आखिरी जाते हुए कोई बात कही दूं, हालांकि हम एक कहानी नहीं, हम कई कहानियां देख रहे हैं, और उसमें शायद एक छोटी कहानी ये है कि क्या G7 अगली बार होगी भी या नहीं, G6 होगी। कभी थोड़ी देर के लिए वो G8 हो गई थी। हम एक जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको बिखरता हुआ देख रहे हैं। एक हम जो बड़ी कहानी देख रहे हैं वो सिर्फ ईरान और इसराइल की नहीं है, वो अमेरिका एज अ ग्रेट पावर की तब्दीली की है। कि क्या ट्रंप का नतीजा ये निकला है कि अमेरिका को अब बाकी दुनिया भी एज ग्रेट पावर नहीं देखती उसको, वो जब एक साइड ले लेता है। तो हम एक ऐसे, आई विल ओनली लीव विद दिस थिंग, कई बार मेरी साफी साहब के साथ खुसूसन इस पे बात हुई है कि दुनिया का जो तजब्जुब है, ये तमाम उसके असरात हैं जो हमने पाकिस्तान भारत में देखा, वो भी उसका एक हिस्सा था, जो हम यूक्रेन में देख रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे हटके किसी और प्लेनेट से देख के इस दुनिया को देखें, तो ये तब्दीलियां जो हैं इनके डॉट्स अब मिलने शुरू हो गए हैं, एंड दैट इज वाई सीट बेल्ट बांधे रखें, क्योंकि ये वाला स्कर्मिश खत्म होता है या नहीं, लेकिन दिस लार्जर चेंज ये जाने वाली। तो इसका हम क्या मतलब लें? क्या अब गांव का एक चौधरी नहीं होगा, मल्टीपल चौधरी, और हर कोई अपनी दुनिया बसा के बैठेगा और उसके अंदर बड़ा खुश होगा? एक चौधरी का जमाना काफी अरसे पहले खत्म हो गया था। कई और बड़के लगाने वाले गंडासे लेके आ गए। एब्सोल्युटली। चाहे वो चीन हो, भारत सोचता था कि मेरे पास भी थोड़ा सा गंडासा है, उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है। सो ये जो टर्बुलेंस होती है, जो असली, वो ये नहीं है कि कहाँ वो ऊंट पर बैठेगा, लेकिन जब आप अगर कभी ऊंट पे बैठी हो ना, जब वो उठता है तो सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम वो होता है
करवट बैठने पे फिर स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन जब सब कुछ तब्दील हो रहा होता है और उसमें जो सब ने कहा कि पाकिस्तान को मोहतात रहना चाहिए, उसमें जो है जब हाथी लड़ते हैं तो चूंटियां जो हैं उनके लिए तमाशाई होना ज़्यादा अच्छी बात है बनिस्बत के वो भी अपना कोई तलवार लेके आ जाए मैदान में। ब्यूटिफुली पुट, आई एम श्योर। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करते हैं, बट इतनी सादगी से, इतने बिल्कुल लेमैन टर्म्स में हमें समझाया। थैंक यू सो मच आदिल नजम साहब आपके वक्त के लिए।